मुद्दा ही कुछ ऐसा है। मेरे भी पिछले 24 घंटे काफ़ी परेशानी में गुजरे हैं आप लोगों की तरह। जैसे ही केरल के मलप्पुरम में एक गर्भवती हथिनी की बेहद दर्दनाक हत्या की खबर सामने आई तो रोंगटे खड़े हो गए। उस मासूम हथिनी की हालत सोच सोच कर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। उस बेजुबान हथिनी के दर्द को बयां करने और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के दर्द को शब्दों में बांधने के लिए शब्द नहीं है। क्या कसूर था उस बेजुबान का? खाना ही तो खाने निकली थी, गर्भवती थी वो, तो जाहिर है भूख भी ज़्यादा ही लगी होगी उसे, तभी तो इंसानों की बस्ती में पहुंच गई थी खाने की तलाश में। बड़ी मासूम थी वो और इंसानों पर भरोसा कर गई। क्या यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी? कौन थे वो वहशी दरिंदे जिन्होंने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया? उन लोगों ने एक बार भी उस मासूम के बारे में नहीं सोचा? कितने पापी थे वो लोग जिन्होंने इसके साथ एक घोर अन्याय किया। जो दर्द उस हथिनी ने सहा है, उस दर्द को शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता है। ये सब खाने के बाद, पटाखे फूटने के बाद, वो बेजुबान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सीधे वेलियार नदी में उतर गई। मुंह पूरी तरह जख्मी हो चुका था, फिर भी उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और फिर उसी नदी में मुंह डाले 3 दिन तक वहीं पर खड़ी रही। उस मासूम का तो पूरा मुंह जल गया था। बार बार पानी पीती रही और 3 दिन तक नदी में खड़ी रही। वो 3 दिन कितने दर्द भरे होंगे, ये सोच सोच कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वो वेलियार नदी ही उसकी आखिरी मंजिल बनी। इस मासूम के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले वहशियों को कभी भी बख्शा नहीं जा सकता। जिस दिन उन वहशी दरिंदों को कानून कड़ी सजा देगा, उस दिन उस मासूम और उसके अजन्मे बच्चे को शायद कुछ सुकून मिल पाए। लेकिन सवाल ये है कि इस मौत के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? इसके पीछे की कहानी बेहद खतरनाक और खौफनाक है, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। दरअसल करीब 3 महीने पहले केरल की वामपंथी सरकार ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें राज्य में सूअरों को मारने के लिए एक तरीका इजाद किया गया था। इस आदेश के मुताबिक लोग फलों और खाने पीने के सामान में विस्फोटक लगाकर सूअरों को मार सकते थे। तो पिछले 3 महीने से इसी तरह केरल में सूअरों को मारा जा रहा है। वो खाने पीने के सामान को खाते हैं और विस्फोटक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, ये केरल की सरकार का सरकारी आदेश है। नोट करने वाली बात यह है कि बेजुबानों को मारने का ये तरीका आम लोगों के बस की बात नहीं है। यानी फलों में विस्फोटक आम लोग नहीं लगा सकते, बल्कि फलों में विस्फोटक फिट करने का काम केरल में अब एक उद्योग बन चुका है। ये विस्फोटक लगे फल केरल के बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं। अब विस्फोटक तो विस्फोटक है, ये किसी सूअर को मारा जा सकता है, हाथी को, गाय को, किसी भी बेजुबान को इससे मारा जा सकता है। तो सबसे पहला गुनहगार तो केरल की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह के अमानवीय तरीके से जानवरों को मारने के आदेश को हरी झंडी दी। इस तरह के आदेश को देने से पहले उन्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि इसका इस्तेमाल किसी भी जानवर पर हो सकता है, इंसानों पर भी हो सकता है। वैसे भी केरल की सरकार को ये बताना पड़ेगा कि सूअरों को भी मारने का ये आदेश उसने क्यों जारी किया। ये वामपंथियों की राजनीति का कौन सा काला चेहरा है जो इंसानों को हैवान बना देता है? क्या केरल की सरकार को पता नहीं है कि देश भर में सिर्फ 20,000 के आसपास हाथी बचे हैं? 10,000 के आसपास नॉर्थ ईस्ट में है और 7,000 के आसपास केरल और कर्नाटक में मौजूद है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनकी मौत तो बाघों और शेरों से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि हाथियों की वजह से देश में 150 से ज़्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे बचे हैं, कई तो खत्म हो गए हैं। इन पेड़ों का अस्तित्व ही हाथियों की लीद पर निर्भर है। हाथी नहीं रहेंगे तो ये जंगल भी वीरान हो जाएंगे। लेकिन केरल में तो हर जगह हाथियों को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, जिन्हें जंगलों में आज़ादी के साथ होना चाहिए। उन्हें मंदिरों और शादियों की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस बेजुबान माँ की मौत के बाद देश की सरकारों के सामने एक बड़ा मौका आया है कि देश में बेजुबानों के अधिकार के लिए सख्त कानून बनाया जाए। अगर सरकार जगती है, इंसान होने का सबूत देती है, कुछ एक्शन लेती है, तो इस मासूम माँ की आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसने घायल होने के बावजूद जिस तरह इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया,
उससे पूरी दुनिया में ये संदेश पहुंच गया है कि बेजुबानों की इंसानियत इंसानों से कहीं बेहतर है। यही वजह है कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हर कोई इसके कातिलों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की गुहार लगा रहा है। लेकिन कुछ वाहियात लोग इस बेजुबान की हत्या पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। बड़ा गुस्सा आ रहा है पूजा भट्ट का ट्वीट देखकर। समझ नहीं आता है कि क्या खा पी कर बॉलीवुड की ये बिरादरी ट्विटर पर ज्ञान बांटने बैठ जाती है। इतनी ही ज्ञानी है ये पूजा भट्ट तो कम से कम अपना करियर ही संवार लेती। खैर, इन मोहतरमा को अपने पिता महेश भट्ट की तरह हर मसले में टांग अड़ाने की आदत है। करे भी तो क्या करें, लाइमलाइट तो आजकल मिल नहीं पा रही है, तो सोचा कि चलो इस बहाने अगर ट्रोल भी हो जाएंगे तो चर्चा में तो आएंगे। तो इसी चाहत में पूजा भट्ट ने ज्ञान दिया ट्विटर पर और लिखा, वी वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड किल एंड अब्यूज एलिफेंट्स। वी वर्शिप लॉर्ड हनुमान एंड गेट प्लेजर आउट ऑफ वॉचिंग monkeys being chained and performing degrading tricks. We worship and revere female goddesses and resent strength in women, abuse, maim them and practice female infanticide. यानी हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं और हाथियों को मारते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। हम भगवान हनुमान की आराधना करते हैं और बंदरों को जंजीरों में जकड़े हुए अजीबोगरीब करतब देखकर खुश हो जाते हैं। हम देवियों की पूजा करते हैं लेकिन महिलाओं को गाली देते हैं, उन्हें पंगु बना देते हैं और कन्या भ्रूण हत्या भी करते हैं। वाह, क्या लिखा है पूजा भट्ट ने। पहले तो वो ये बताएं कि वी यानी हम से उनका मतलब क्या है। दूसरा ये कि किसने कहा कि गणेश पूजा करने वालों ने इस मासूम हथनी को मारा है। कमाल है, स्थानीय प्रशासन तो पिछले करीब एक हफ्ते से हथनी के हथियारों तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन पूजा भट्ट मुंबई में बैठे बैठे अचानक जेम्स बॉन्ड बन गई। मुंबई में बैठकर ही कैसे उन्होंने तय कर लिया कि इस हथनी की मौत के लिए हिंदू ही जिम्मेदार है, वो भी तब जब मलपुरम में मुसलमानों की आबादी 70% है। ऐसे में हिंदू इस हथनी के हत्यारे हैं। ये जानकारी पूजा को आखिर किसने दी? हथनी की मौत के लिए जिम्मेदार वहशी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उस पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा ही करेगा। पर पूजा किस एजेंडे के तहत मुसलमानों को जांच पड़ताल से पहले ही क्लीन चिट देने में जुट गई है? वैसे इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है पूजा भट्ट ने? खुद ही लिखा था ये ट्वीट या पिता महेश भट्ट ने लिखवाया था? वैसे दिलचस्प तो ये है कि ट्वीट करते ही वो ट्रोल भी हो गई। अब कौन समझाए टुकड़े टुकड़े गैंग के इस फ्लॉप स्टार को कि इस संवेदनशील मुद्दे पर जुबान खोलने की आखिर उन्हें जरूरत क्या थी? हथनी की दर्दनाक हत्या पर हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत थी? कम से कम हथनी की मौत को तो बख्श देते। हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाना ही है तो ढेर सारे मुद्दे पड़े हैं, उन पर ज्ञान बांट देती। पर सवाल ये भी कि इतना सारा ज्ञान सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों दे रही थी मैडम? ईद के दिन जब घर पर पाले गए बकरों को काटा जाता है तब ये ट्वीट क्यों नहीं करती? तब क्यों नहीं बोलती कि ये भी तो जानवरों की निर्मम हत्या ही है? उस दिन पूजा मुंह क्यों नहीं खोलती? वैसे मुझे तो पक्का यकीन है कि ये ट्वीट पूजा के पिता महेश भट्ट का ही लिखा हुआ है। वैसे भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का उनका शौक भी काफी पुराना है। केरल, जिसे गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है, जहां पर हुई इस हथनी की निर्मम हत्या को भी हथियार बनाकर कोई हिंदुओं की आस्था को कटघरे में खड़ा कर सकता है, ये शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। वो बेचारी मासूम गर्भवती हथनी ने तो दर्द के बावजूद किसी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी सबसे इमोशनल जानवर होता है और सबसे गुस्से वाला भी। गुस्से में आकर वो पूरे के पूरे गांव को तबाह कर देता है। बार बार मन कर रहा है कि उस हथनी से पूछूं कि उसने दर्द में आकर उसके साथ ये अमानवीय कृत्य करने वालों को तहस नहस क्यों नहीं किया? वो क्यों चुपचाप जाकर वेलियार नदी में खड़ी हो गई? उसे उसके साथ ये कुकृत्य करने वालों को सबक जरूर सिखाना चाहिए था। अभी हर कोई जिसमें भी जरा सी इंसानी भावनाएं हैं, जरा सी इंसानियत है, वो हथनी की निर्मम हत्या पर शोक मना रहा है, अपने अपने तरीके से गमगीन है। पर पूजा भट्ट सरीखे लोग भी हैं जो चर्चा में रहने के लिए कुछ भी तर्कहीन बातें ट्वीट करने के लिए मौके तलाशते रहते हैं। कौन समझाए उन्हें कि कुछ मुद्दों पर मौन रहना ही बेहतर होता है? कम से कम उससे उनकी मूर्खता की पोल तो नहीं खुलती। खैर, बॉलीवुड वालों को दिमाग की कमी होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन हैरानी तो लिबरल गैंग के ठेकेदारों पर होती है जो हर मुद्दे पर दिल्ली से लेकर अमेरिका तक हिला देते हैं। लेकिन केरल में एक वामपंथी सरकार है तो इस मासूम हथनी की हत्या पर इनके मुंह में ताला लग गया है। हिपोक्रेसी की इससे बेहतर मिसाल शायद और कहीं नहीं हो सकती।